हे गाइस, वेलकम अगेन इन न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, फंक्शन के, जो कि है रिकर्जन। कि रिकर्जन क्या होता है। देखो, आपने फंक्शन समझा कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। यूजर डिफाइन क्या होते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं, एंड प्री डिफाइन फंक्शन क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो देखो आप बेसिक सी बात आती है कि सर रिकर्जन क्या होता है। एक सेकंड में आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, एक सेकंड रुको, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर नहीं बताया। ओके, मैं इसके अंदर चलता हूँ। नहीं, फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, मैंने इस फंक्शन के अंदर, मतलब इस कोड के अंदर मैंने क्या किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट करो। तो मैंने बेसिक सी एक लाइन लिखी थी। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर बेसिक सी एक लाइन लिखी थी, वॉइड माई, ठीक है। मेरा फंक्शन मैंने यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया था जिसके अंदर मेरे को एक लाइन को प्रिंट करवाना था, ठीक है। एंड मेन फंक्शन के अंदर उस लाइन को मैंने यहाँ पर कॉल किया था। इस लाइन में मैंने उसको कॉल लगाया कि भाई तू आ, तेरा काम कर, ठीक है। तो वो यहाँ पर आया एंड उसने काम किया। अब देखो, मैंने क्या किया, जो मेरा मेन फंक्शन था, यानी जो मेरा फंक्शन था जो कि मैंने बनाया था, वो मैंने मेन फंक्शन के ऊपर रखा। बट यार मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इसके नीचे रख दूंगा ना, और फिर इसको रन करूँगा, तो ये रन नहीं होगा यहाँ पर। एक सेकेंड वेट करो, वेट करो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन माई, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट टाइप ऑफ माई, मतलब ये समझ नहीं पा रहा कि भाई ये माई है क्या। देखो, इसने अंडरलाइन कर दिया, इसने कहा कि ये माई है क्या। इसने ये चीज़ पढ़ी, वॉइड मेन, मेन के ऊपर आता है सबसे पहले, पता है आपको। मेन के ऊपर आने के बाद भीतर जाता है। उसके बाद उसने प्रिंट एफ आई एम गुड, उसने वो लाइन प्रिंट की, ठीक है। प्रिंट की या नहीं की ये देखते हैं एक बार, ठीक है। एक सेकेंड रुको, हाउ आर यू, आई एम गुड, एक सेकेंड रुको। ओके, तो ये पहले का प्रोग्राम है, मतलब ये रन नहीं हो रहा, अभी एरर है इसके। तो इसने देखो क्या किया, मेरी बात सुनो। सबसे पहले ये इसने ये लाइन देखी, इसने इस लाइन को प्रिंट किया, मान लो इसने इसको प्रिंट किया, इसने इसका काम खत्म किया। जब ये माई के ऊपर जाता है ना, ये माई के ऊपर जाता है, ये देखता है कि माई है का, ये सबसे पहले ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाता कभी भी, ऊपर ढूंढता अपने। ये इससे मेन फंक्शन के ऊपर जाएगा, देखेगा कहीं माई फंक्शन है, नहीं। कोई हेडर फाइल के अंदर है जी, नहीं, ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। तो बेसिक सी बात है, ये हमें एरर शो कर रहा है। यहाँ पर टू प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, वो बेसिक इसी चीज़ की है कि ये जो माई फंक्शन है वो है क्या, अंडरलाइन हो चुकी है हमें, माई फंक्शन है क्या। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, हमने यहाँ पर क्या किया, इसको पता ही नहीं है कि भाई माई माई फंक्शन है क्या, हमने इसको बताया ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है। नो सर, क्या सॉल्यूशन है। यहाँ पर बात आती है डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एक चीज़ आती है। तो उसके अंदर सर करना क्या होता है, उसके अंदर भैया देखो बात है, हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारे पास एक फंक्शन है माई नाम का, ठीक है। इसको कॉपी करके मैं अगर यहाँ पर एक लाइन डाल दूंगा, दिस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को अगर मैं रन करने की कोशिश करूँगा, शायद ये रन हो जाए, देखता हूँ क्या होता है। मेरी जो दो प्रॉब्लम आ रही थी, अब देख सकते हैं सर, यहाँ पर जो प्रॉब्लम का जो यहाँ पर आप साइन आ रहा था वो गायब हो गया है। और जी मतलब क्या, तो मतलब हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जी बिल्कुल, हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब ये जो वापस प्रिंट हो गया है, ये नया टेक्स्ट है, ठीक है। मतलब ओवरऑल है कि यहाँ पर प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले प्रॉब्लम थी, इतना दिमाग में रखो, ठीक है। तो अब नो सर, सॉरी, तो आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, मतलब क्या था वो। तो देखो भैया बात ऐसी है, हमेशा जब भी हम इसके अंदर जो फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे मैंने प्रिंट ऑफ यूज़ किया, ये क्या करेगा, प्रिंट एफ को मेन के ऊपर ढूंढेगा। अब मेन के ऊपर मैंने सबसे पहले इंक्लूड एस टी डी आई और डॉट एच हेडर फाइल ली है, सबसे ऊपर है वो, तो उसके अंदर से ढूंढ लेगा। अगर मैं इस लाइन को भी नीचे लिख दूंगा ना, तो ये ढूंढ ही नहीं पाएगा उसको कि कहाँ है भैया, तो उसको नहीं ढूंढ पाएगा, एरर शो कर देगा। समझ में आई बात। ऐसे ही जब माई की बात आती है ना, तो ये ढूंढता है कि माई है कहाँ पर, इसको नहीं पता, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ढूंढेगा है कहाँ पर, तो ये उसको ढूंढ नहीं पाएगा और एरर शो कर देगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन था, कि क्या सॉल्यूशन था, हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं फंक्शन की, कि हाँ मेरे पास एक वॉइड माई नाम का फंक्शन है, ठीक है। अब वो चीज़ कहीं हो, मेरे को मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ढूंढो लाओ कैसे भी लेके आओ, बट वो एक ऐसा फंक्शन है। अब ये क्या करेगा, अभी ऊपर और नीचे दोनों ढूंढेगा, जहाँ इसको मिलेगा उसको यूज़ कर लेगा। समझ में आई। तो इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ठीक है।
समझ जाना यार, ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, बट यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर देता है ये। आ गया समझ में? इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। अब चाहिए मैं इस फंक्शन को ऊपर रखूँ, इसके जो फंक्शन है, अब मैं चाहे इसको इसके ऊपर लिखूं या फिर नीचे लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको अपना काम करेगा। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, लिखेंगे, अगर आप ऊपर नहीं लिख रहे नीचे लिखेंगे तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये लाइन हमेशा एक बार ही लिखनी पड़ती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर मैं माई फंक्शन को 3 या 4 बार कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं माई फंक्शन को यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है, ऐसे में अगर 4 बार कॉल कर रहा हूँ तो 4 बार मेरे को इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ एक बार डिक्लेयर करना है, मेन फंक्शन के अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अपने आप ढूंढ लेगा इसको। ठीक है, डन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब बात आती है सर रिकर्जन क्या होता है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है? यूज टू डिवाइड ए लार्ज सी प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पीस। 2-4 लाइन है, ये लिख लेना। ठीक है, तो फंक्शन सिंपल सी है, कोई बड़ा प्रोग्राम को छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए फंक्शंस का यूज़ करता है। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा, समझने के लिए अच्छा हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। ठीक है, एंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू सी प्रोग्राम। मतलब एक फंक्शन को हम कितने बार भी मतलब कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना दिमाग में रखो। आल्सो कॉल्ड प्रोसीजर और सब रूटीन, हम फंक्शन को प्रोसीजर और सब रूटीन भी बोल सकते हैं, इतना दिमाग में रखो। ठीक है, अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं सर? रिकर्जन क्या होता है? देखो भाई, बेसिक सी बात यही है, कोई फंक्शन खुद को कॉल लगाए ना, उसको रिकर्जन बोल जाते हैं। ठीक है, क्या कि सर कोई फंक्शन खुद को कॉल लगाए ना, खुद को बुलाए कि हाँ, मतलब मैं हूँ और मैं खुद को ही बुला रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे मेरी ज़रूरत है तो कुछ काम कर, तो ओवरऑल है वहाँ पर वो रिकर्जन हो जाता है। ठीक है, इतना दिमाग में रखो। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन फंक्शन, ए रिकर्जन इज ए प्रोसेस व्हेन फंक्शन कॉल ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ या फिर फंक्शन कॉल इटसेल्फ। फंक्शन जब खुद को कॉल लगाएगा या फिर जब देखो एग्जाम्पल यार मैं कैसे बता सकता हूँ, ओके कोड के अंदर ही चलते हैं, वहीं बता दूंगा। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा था माई। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं इसी लाइन को मैं इसके अंदर लिख दूंगा ना, एक सेकेंड। अब इसके अंदर लिख कर मैं अगर इसको रन कर दूंगा ना, इनफाइनाइट बन जाएगा। ओके, वेयर इज द रनिंग, क्या हो रहा है भाई? ओके एक सेकेंड रुको, क्लियर करते हैं टर्मिनल को। हम्म वेट, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वापस से इसको कॉल लगा दूंगा एंड इसके बाद मैं अगर इस फाइल को रन करूँगा ना, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। वेट करते हैं। ठीक है, तो ओके ई फाइल बन चुकी है, ये कर क्या रहा है? ओके वेट करते हैं, एक बग आया है इसके अंदर, देखेंगे क्या बग आया है पहले। अब देखो ये इनफाइनाइट लूप बन गया, हाउ आर यू बहुत बार प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले एक लाइन प्रिंट हुई होगी, एक सेकंड में आपको शो कर दूंगा क्या हुआ होगा, एक सेकंड। ओके 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 ओके, पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो मैं इसको सबसे पहले स्टॉप करता हूँ। ठीक है, हो गया, ये स्टॉप हो चुका है। अब देखते हैं कि इसने क्या किया भैया, क्या था ये सब कुछ। यार ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, इतनी बार, क्या स्पीड है इसकी। ओके, तो देखो यार मैं यही समझा देता हूँ ये क्या हुआ। अब मैंने देखो बेसिक सी बात है, सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर घुसेगा, घुसने के बाद प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने इस फंक्शन को कहीं भी पटकें कोई दिक्कत नहीं है, ये रन होगा। उसके बाद मैंने एक लाइन को प्रिंट कराया, आई एम गुड, वो लाइन प्रिंट हुई है। अब ये बहुत नीचे आ चुका है। ठीक है, तो वो मेरे को शो नहीं कर रहा, जो लास्ट जो टर्मिनल था वो क्लियर करता जाता है, तो मेरे को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड मैंने यहाँ पर क्या किया, ओके एक सेकंड वेट करते हैं। हाँ, तो उसके बाद इसने ये लाइन को पढ़ा। ठीक है, प्रिंट ऑफ दिस एंड इसने इसको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैंने माई को कॉल लगाया। ठीक है, सबसे पहले ये इस माई को पढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा। इस माई को पढ़ने के बाद ये पहुंचेगा यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद इसके अंदर जाएगा, इसने ये लाइन देखी प्रिंट की उसने, फिर आगे नेक्स्ट लाइन पर जब गया उसने देखा माई को कॉल लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, वापस वह माई के ऊपर जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, ये लाइन पढ़ेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर देखेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर रन करेगा, फिर देखेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर। मतलब कोई कंडीशन इसको मिल ही नहीं रही, मतलब कुछ इसको रोकने के लिए ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। ये खुद को कॉल लगा रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मतलब यहीं घूमता रह जाएगा।
यहाँ तो पहुँचेगा भी नहीं मेरे भाई। ये जो लास्ट के 3 फंक्शन है ये तो ख़त्म हो, ये तो कभी इन पर तो कभी पहुँचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं पर मतलब वो अपना काम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, रुक ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, हम बेस केस बोलते हैं सर इसको। ठीक है, टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन, हम कोई एक कंडीशन लगाते हैं टर्मिनेट करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, हाँ उसको हम बेस केस वहाँ पर बोल जाते हैं। ठीक है, तो अगर देखो मैंने यहाँ पर एक जो फंक्शन था, एक फंक्शन ने खुद को ही कॉल लगा दी। ठीक है, माई नाम का फंक्शन था, उसने खुद को ही बुला दिया कि हाँ भाई वापिस आ जा तू, और अपने ही अंदर, तो यहाँ पर ये रिकर्जन हो जाता है। और अगर इस चीज़ को रोकना है तो एक बेस केस हमें बनाना ही पड़ेगा। अब कहेंगे सर हमें क्यों यूज़ करना है, लूप हमारे पास है। तो बेसिक सी बात भैया यही है कि अगर हम रिकर्जन यूज़ करते हैं ना तो वो काम बहुत शॉर्ट तरीके से होता है। सर कैसे? मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है, अब आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, खुद को कॉल लगाए रिकर्जन होता है एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। इट मेक द लाइफ ऑफ प्रोग्रामर इजी बाय डिवाइडिंग ए गिवन प्रॉब्लम इनटू ईजियर प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब जो प्रोग्रामर की लाइफ को इजी बनाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है उनको डिवाइड करके एंड छोटी प्रॉब्लम में और आसान प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है। ए टर्मिनेशन कंडीशन इज इम्पोज ऑन सच फंक्शन टू स्टॉप देम एग्जीक्यूटिंग कॉपीज। मतलब ये अपने आप को बार 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 रन करने के लिए रन करने से रोकने के लिए एक कंडीशन हम वहाँ पर लगाते हैं, उसको हम बेस केस बोल देंगे इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सोल्व रिकर्सिवली कैन आल्सो बी सोल्व आइटरेटिवली। मतलब हम रिकर्जन से जो प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं वो लूप से भी कर पाएंगे। ठीक है, बट कहेंगे सर फिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि जब हम लूप के अंदर काम करते हैं तो लूप देखो बात क्या करता है, जो स्टेप होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, स्टेप जो उसके होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ रिकर्जन के, रिकर्जन कम स्टेप में काम कर देता है बट लूप ज़्यादा स्टेप में करता है। समझाऊंगा, वेट करो। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन ये हो चुका है ये हमारा। वाई हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सोल्व रिकर्सिवली आल्सो बी सोल्व आइटरेटिवली। वही बात है, जो लूप से सोल्व हो सकता है वो रिकर्जन से भी हो सकता है, जो रिकर्जन से हो सकता है वो लूप से भी हो पाएगा। ध्यान रखने इस बात का हमेशा। हाउ एवर सम प्रॉब्लम आर बेस्ट सूटेड टू बी सोल्व यूजिंग रिकर्जन। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आसानी से सोल्व हो जाती हैं, ठीक है, इजीली रिकर्जन से। फॉर एग्जांपल टावर ऑफ हैनोई, ये कोड है भैया। ठीक है, मत समझना कोई टावर है कहीं पर, ऐसा मत समझना। एंड एक फेबोनाची सीरीज फैक्टोरियल फाइंडिंग। फेबोनाची एंड फैक्टोरियल फाइंडिंग दो हमारे जो हमारा क्या बोलते हैं उसको सिलेबस के अंदर है। मैं आपको ये दोनों करवाने वाला हूँ। हैनोई आई डोंट नो क्या है ये, मैंने अभी तक इसको किया नहीं है, बट ये भी एक कोड है। तो हम इन दो का भी करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखेंगे ट्यूटोरियल में। तो देखो बात करते हैं फैक्टोरियल के बारे में बात कर लेते हैं। इन केस एट विच द फंक्शन डज नॉट रिकर इटसेल्फ इज कॉल्ड द बेस केस। ओवरऑल ये लाइन यह बता रही है कि बेस केस होता है कौन सा होता है, जहाँ पर एक फंक्शन खुद को कॉल ना लगा पाए, खुद को रोक ले, वो होती है बेस केस। द इंस्टेंस वेयर द फंक्शन कीप कॉलिंग इटसेल्फ टू परफॉर्म ए सब टास्क इट कॉल्ड रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस क्या होता है? जहाँ एक फंक्शन खुद को कॉल लगाए, बस वो रिकर्जन होता है, एक फंक्शन खुद को ही कॉल लगाए। ठीक है, फॉर फैक्टोरियल कैलकुलेशन द बेस केस अकर एट द पैरामीटर वैल्यू ऑफ 0 and 1। क्या है सर, क्या बोल रहे हो? सबर करो, बताता हूँ। ठीक है, तो देखो बेसिक सी बात, फैक्टोरियल क्या होता है? अगर हम n-1 का फैक्टोरियल देखेंगे तो n का फैक्टोरियल इंटू n-1 n-2 ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूस चलता जाता है। अब सर बात करते हैं जैसे 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सर 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 4 इंटू में 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होता है? 3, 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं 3 की बात करूँगा तो क्या होगा? 3 माइनस 1 यानी कि 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ऐसे करते हुए घटता जाता है। ठीक है, तो देखो अगर 0 का फैक्टोरियल क्या होता है भैया? 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। और सिंपल से अगर हम n के फैक्टोरियल की बात करें तो n इंटू में n-1 का फैक्टोरियल सर होता है। मैं बताता हूँ क्या मतलब कि ये सांग है भैया, और एक सेकंड वेट करो। ओके, अभी मैं बताऊँगा, एक सेकंड वेट करो। देखो मैंने फैक्टोरियल निकालने के लिए एक प्रोग्राम लिखा, मैंने फैक्टोरियल 5, मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। अब सर 5 का फैक्टोरियल होता क्या है? वो कहता है सर 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। जी बिल्कुल। उसके बाद हमने फिर एक बात लगाई, क्या सर 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? वो कहेगा सर मुझे 4 का फैक्टोरियल नहीं पता, बट हाँ मुझे ये पता है कि 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ 3। अच्छा जी, हाँ जी सर। फिर उसके बाद ये क्या करेगा? 3 की बात आती है, 4 5 और 4 सेम है। अभी कहेगा सर मुझे
खुद का फैक्टोरियल नहीं पता कि फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है, बट ये कहता है हाँ सर मुझे इतना पता है कि फैक्टोरियल ऑफ 3 है वो होता है 3 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ 2। मुझे बहुत बढ़िया 3 आ चुका है, 4 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू 3, ये तीनों सेम। अब फैक्टोरियल ऑफ 2 बोलता है सर देखो मुझे खुद की वैल्यू नहीं पता, हाँ मुझे इतना पता है कि मेरा जो फैक्टोरियल होता है वो 2 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ 1 होता है। और सर बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ी सी ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर जीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, फैक्टोरियल ऑफ 1 आल्सो 1 होता है। तो यहाँ पर सर इसने कहा कि जब भी जीरो का फैक्टोरियल निकालेंगे 1 होगा और 1 का निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो ये हमारे 2 बेस केस होते हैं जो कि कंडीशन को रोकने के लिए काम आएंगे। कैसे बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है। तो अब देखो, अब 5 4 3 2 सेम आ गए। फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है, वो कहता है सर फैक्टोरियल ऑफ 1 तो 1 ही होता है, ये तो बेस केस है हमारा, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये सारा इसको इसकी वैल्यू पता है तो बस क्या हुआ, ये सारा कैलकुलेट होकर 120 आ जाता है। इसको बोलते हैं क्या, रिकर्सन। अब इसको कोड की सहायता से देख लें, आप कहेंगे तो देख ही लेते हैं, ठीक है। एक ही एग्जांपल है हमारे पास। तो देखो अब हमें फैक्टोरियल ऑफ 4 चाहिए, ठीक है। वो कैसे निकलेगा सर, हमें सर इतना सा पता है जो फैक्टोरियल ऑफ 4 होता है वो होता है 4 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ किसका, 4 माइनस 1 यानी कि 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। 4 इंटू में 3। अब 3 का होता है सर 3 इंटू में, जैसे 4 तो मल्टीप्लाई में है साथ में 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल। अब सर 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू में 1 का फैक्टोरियल। अब हमें सर पता है कि 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है। अब फैक्टोरियल ऑफ, अब अगर हम 1 निकालने की कोशिश करेंगे तो वो होगा जी 1 इंटू में 1 माइनस 1 यानी कि 0 का फैक्टोरियल। 0 की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर 1 तो इसका था और जो फैक्टोरियल 0 था उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 इंटू 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 हमें पता चल गया क्या है सर, फैक्टोरियल ऑफ 1 1 है। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 होगा 2 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ 1। तो 1 का क्या फैक्टोरियल है 1, तो ये कैलकुलेट होकर 2 आ गया, ठीक है। अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू पता चल गई 2, तो यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 3 के अंदर वो आ जाएगा 2 आ गया। उसके बाद हमें फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू पता चल गई 3 इंटू 6 आ गया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा और हमें फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। ये होता है, ठीक है। अब क्या सर एक कोड की सहायता समझ लें कहें तो देखो एक कोड है, आप कहें तो सर इसको रन ही करके देख लें, है भाई। ओके, तो इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको रन ही करके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यहीं पर देखो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने इंक्लूड एक हेडर फाइल लगाई, उसके बाद एक इसने फंक्शन बनाया लॉन्ग इंट, ठीक है। लॉन्ग किस लिए, क्योंकि भाई अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो इंटीजर होता है वो 64,000 तक कुछ वैल्यू स्टोर कर पाता है, उससे ऊपर वो नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी ने 150 का फैक्टोरियल पूछ लिया तो बर्बाद हो जाएगा, हम का स्टोर ना होगा, एरर शो कर दोगे, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, लॉन्ग इंट लेके चलते हैं, आगे की सोच के चलेंगे फ्यूचर की, ठीक है। तो इसने मल्टीप्लाई नंबर के नाम से एक फैक्टोरियल फंक्शन बना दिया, ठीक है। उसके अंदर इसने एक वैल्यू दे दी, छोड़ो सबसे पहले भागो मेन फंक्शन की तरफ, ठीक है। मेन कहाँ है, मेन कहाँ है, हाँ ये रहा। तो इसने सबसे पहले मेन को ढूंढ लिया भाई, मेन को, मेन के अंदर गया, एक इसने इंट एन नाम का एक वेरिएबल बना दिया भाई, बढ़िया बात है। उसके बाद प्रिंट ऑफ लाइन पे पहुंचता है, एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। इसने एक लाइन प्रिंट करी कि कोई नंबर डालो, ठीक है डाल देंगे। उसको स्टोर करवा दिया एन में यहाँ पर। अब इसने प्रिंट ऑफ करवाया, अब क्या प्रिंट ऑफ कराया, इसने लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज एल डी। अब यहाँ परसेंटेज डी है, इसकी वैल्यू होगी एन, यानी फैक्टोरियल ऑफ किसका, जो भी वैल्यू आपने डाली है 532, उसका फैक्टोरियल क्या होगा इक्वल टू परसेंटेज एल डी। अब परसेंटेज एल डी की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई नंबर। अब इसने देखो क्या किया, इस भाई साहब ने यहीं जहाँ से डायरेक्टली कॉल लगा दी फंक्शन को, यहाँ भाई यहाँ पर जो परसेंटेज एल डी की जो वैल्यू होगी वो होगी मल्टीप्लाई नंबर और एन को डालकर इस फंक्शन को दे दिया, जो हमने एक फंक्शन बनाया था मल्टीप्लाई के नाम से उसको दे दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एन डाल कर दिया। अब मान लो मैंने 5 डाली, एन की वैल्यू मैंने 5 डाली, तो 5 यहाँ आकर वो डायरेक्टली इसके अंदर आ गई। अब ये सबसे पहले क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई नंबर नाम का एक फंक्शन जब भी आएगा ये उसको ढूंढेगा, अपने ऊपर भागेगा, देखेगा लॉन्ग इंट मल्टीप्लाई नंबर इंट एन। इसने यहाँ पर प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रखी है, फंक्शन को नीचे लिखा है, इसने प्रोटोटाइप ऊपर डिक्लेयर कर दी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिक्लेयर कर दी तो भाई ये नीचे भी ढूंढेगा, वो नीचे। अब देखो ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन इसने मेन फंक्शन के बाहर कर रखी है, आप बाहर भी कर सकते हो अंदर भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसको ढूंढेगा, ढूंढने के बाद ये देखो लॉन्ग इंट मल्टीप्लाई नंबर इंट एन, एक फंक्शन है बनाया हुआ उसका, उसको मिल गया। अब एन के अंदर कौन सी वैल्यू आई,
जो यहाँ पर थी ये हमने डालकर क्या दिया है n। अगर मान लो मैंने 5 एंटर किया था तो इसने इसको 5 वैल्यू दे दी तो 5 आ गई। सबसे पहले चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है कि n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो नहीं है। और क्या मतलब सर, ये चेक करेगा। देखो अगर n की वैल्यू 5, मैंने 5 दी है तो चेक करेगा 5 बड़ा है 1 से। नो जी, हाँ जी बड़ा है। तो उसके बाद ये इस स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एग्जीक्यूट कर देगा रिटर्न n स्टार मल्टीप्लाई नंबर n-1। और सर क्या मतलब है सर, इसने कहा कि देखो मैंने 5 वैल्यू डाल दी उसके अंदर, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इसको चेक करेगा सबसे पहले 5 छोटा है या बड़ा है 1 से। मुझे सर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिटर्न जो इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा n इंटू में मल्टीप्लाई नंबर, ठीक है, n-1। मतलब क्या है सर, ये क्या करेगा, n की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, इंटू में हमें पता है कि सर 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, क्या सर हमें पता है 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, हमने किया 5, ठीक है, इंटू में हमने इस फंक्शन को वापस कॉल लगा दी और इसको एक वैल्यू दे दी 5-1 यानी 4। हमने इसको कहा कि आप मुझे 4 का फैक्टोरियल दो, ठीक है। 5 तो मेरे पास मिल चुका है, 5 है उसका, ठीक है। अब मेरे को 4 का फैक्टोरियल दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वापस यहाँ पहुँचेगा, वापस यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यू आ गई 4, 5 नहीं अब 4 है क्योंकि मैंने एक माइनस करके इसको दिया है, 4 आ चुका। अब ये इफ इसको चेक करेगा 4 बड़ा है या 1 से छोटा है, बड़ा है जी, इसके ऊपर फिर जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, इसको कहेगा जी मुझे पता है मेरी वैल्यू क्या है, 4 इंटू में मल्टीप्लाई नंबर क्या 4-1 यानी फैक्टोरियल ऑफ 3। तो यहाँ पर 4 तो आ चुका है, इस 5 को भी ध्यान मत दो, 4 तो आ चुका है, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 3 मैंने इसको वापस कॉल लगा दी। अब ये वापस यहाँ घूमेगा और यहाँ पर इंट n की जगह 3 आ जाएगा वहाँ पर। हाँ भाई मेरे पास 3 है। अब अभी 3 को कैलकुलेट करेगा, चेक करेगा कि सर वैल्यू आपकी 3 तो नहीं है, मतलब 3 छोटा है बड़ा है, ठीक है। तो वो चेक करने के बाद इसके साथ फिर एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3 इंटू में मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, इसके अंदर ये 2 डाल कर दे देगा, ठीक है। तो देखो पहले 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल, अब यहाँ पर 3 इंटू में 4 का फैक्टोरियल। ऊपर की जो वैल्यू थी 5, 4 ये एग्जीक्यूट आती जाएंगे, ठीक है। अगर आप इनको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, अभी मान लो यहाँ 5 मान लो या 5 भूल जाओ, ठीक है, इतना दिमाग में रखो। ओके मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड वेट करो, ठीक है। अब क्या करेगा, हम 3 तक तो सर आ चुके हैं, हम 3 तक तो आ चुके हैं, हमें पता है 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल होता है। उसके बाद ये वापस यहाँ पर जाएगा, ये कहेगा कि मेरे को 2 की फैक्टोरियल की वैल्यू दो। इसके अंदर चेक करेगा तो छोटा है बड़ा है जी, बड़ा है। रिटर्न 2 इंटू में 1, हम इसको घाल कर देते हैं भाई, एक काम कर तू 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके ला पहले। तो एक वापस जाएगा, वापस जाने के बाद यहाँ पर इसके अंदर n की जगह 1 आ जाएगा। चेक करेगा इफ़ जो n की वैल्यू है वो 1 है क्या, मतलब क्या है। अगर ये चेक करेगा n की वैल्यू मतलब 1 इक्वल टू है या फिर लेस देन है ग्रेटर देन है, जो भी है। इसने चेक करा इक्वल है सर, इक्वल है, तो ये रिटर्न वापस क्या करेगा 1 इंटू में 0 का फैक्टोरियल, 1 इंटू में 0 का फैक्टोरियल। 1 तो हमारे पास मिल चुका है, अब ये वापस ऊपर घूम के जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या करेगा, सर हमें 0 को फैक्टोरियल दो। तो ये चेक करेगा सर 0 बड़ा है या छोटा है, वो सर 0 तो छोटा है 1 से। तो ये एल्स कर देगा, रिटर्न कर देगा 1। अब ये दे देगा इसको 1, ठीक है, जो 0 की वैल्यू है वो 1 आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या था 1 इंटू में 0 की वैल्यू, 0 का फैक्टोरियल कितना है 1, तो 0 इंटू में 1 कितना होता है, एक सेकेंड, हाँ सॉरी यहाँ पर 1 था एंड 0 का फैक्टोरियल कितना है 1, तो 1 इंटू में 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1 आ चुका है, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 1 आ गया है। उसके बाद ये भाई साहब क्या काम करेगा, एक सेकेंड, 1 आ गया। उसके बाद ये 1 को लेके जाएगा 2 के फैक्टोरियल के पास, जहाँ पर 2 इंटू में 1 का फैक्टोरियल चाहिए था, तो 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाती है, वो 2 के पास चल जाता है, 2 इंटू में 1 का, ठीक है। तो 2 इंटू में 1 2 हो जाता है। फिर उसको 3 के पास लेके जाता है, 3 को कहता है भाई 2 का फैक्टोरियल है 2, ठीक है। एंड 3 क्या करेगा, 3 इंटू में 2 क्या हो जाता है 6। अब वो जाएगा 4 के पास, 4 को कहेगा कि 3 का फैक्टोरियल है 6, 3 इंटू में 6, वो 4 को बोलेगा। अब 4 क्या करेगा, 4 अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेगा 4 इंटू में 6, 6 चौक 24, हाँ तो 24। फिर उसके बाद वो 5 के पास जाएंगे, 5 को बोलेंगे कि हाँ भाई मेरी वैल्यू है 24 एंड आप अपनी कैलकुलेट करके मेरे को वैल्यू दे दो। तो वहाँ पर 5 इंटू में 120, ठीक है, वो अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर कर वहाँ पर उसको दे देगा। किसको दे देगा, ओवरऑल जब रिटर्न करेगा वो प्रिंट एफ के परसेंटेज एल डी की जगह अपनी वैल्यू दे देगा। एकदम दिमाग में रखो, ठीक है। चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लें आप कहें तो, ठीक है। तो ओके इसको रन करने की हम एक बार ट्राई करेंगे।
ओके, तो यहाँ पर मेरे को एक फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन बनाना है, सॉरी फाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फैक्ट, ठीक है, डॉट सी नाम से। ठीक है, सबसे पहले मेरे को हैज इंक्लूड लिखना है, आई एन सी। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपना जो फैक्टोरियल का फंक्शन है उसको डिक्लेयर कर देते हैं। हम करते हैं लॉन्ग इंट फैक्ट नाम का फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर एक वैल्यू देते थे इंट नाम की। हम यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया उसको। उसके बाद हम करते हैं एक मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक इंट एन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं एंटर ए नंबर। मैंने यूजर से इनपुट लिया एंड इसको मेरे को कहीं पर सेव करवाना है। सेव कहाँ करवाएंगे, हम यहाँ पर स्कैनफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्कैनफ का यूज करेंगे %d, ठीक है। और किस जगह पर स्टोर कराना है, एंड, और कहाँ पर, एन की जगह पर स्टोर करवा दो भैया। और सर बहुत ही बढ़िया, एक सेकंड सर, बहुत ही बढ़िया। बट अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर करूँगा, एक सेकंड, मैं यहाँ पर करूँगा FACT, फैक्ट के अंदर वैल्यू डालूंगा क्या, मैं यहाँ पर फैक्ट को कॉल लगाऊंगा एंड इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा एन। जी बिल्कुल, FACT। ओके, आई थिंक ये मेरे को एरर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है कि दोनों एक जैसे हो गए, एक्सप्रेशन प्रीसीडिंग पर ओके, मैं यहाँ पर FAC के नाम से ले लेता हूँ यार, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत। ओके, इसको दिक्कत नहीं है, हम दोनों का अलग अलग नाम, देखो फंक्शन का नाम हम यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको पता है। ये हमने कीवर्ड को रिजर्व कर लिया, ठीक है। फैक्ट नाम को जो कीवर्ड है, जो भी वर्ड है, उसको हमने रिजर्व कर लिया। की रिजर्व कीवर्ड के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, तो हमने फैक्ट नाम से एक क्या करें, वेरिएबल बना दिया। अब देखो होगा क्या, एक लाइन और मैं लिखूँगा, प्रिंटर, ठीक है, एंड द, एक सेकेंड, द फैक्टोरियल इज, क्या होगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता क्या है, वो कहेगा सर, एक सेकेंड, द फैक्टोरियल इज %LD। ओके, फैक्ट को मेरे को LD बनाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या है सर। एंड यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है मेरे को, फैक्ट की, ठीक है। ओके, LO लॉन्ग इंट, ओके, ठीक है, गोल्डन है। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर मैंने क्या कोड लिखा, मैंने सबसे पहले एक हेडर फाइल को यूज़ किया। उसके बाद मैंने लॉन्ग इंट एक फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जो मेरा खुद का फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया, एक पैरामीटर बनाया, ठीक है। इसको मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फंक्शन डिक्लेयर, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया एन नाम का। उसके बाद लॉन्ग इंट, ठीक है, एक मैंने डब्बा और लिया, ठीक है, लॉन्ग इंट का, एंड उसके अंदर एक फैक्टोरियल नाम का भी डब्बा बना दिया मेरे को, ठीक है, नाम दे दिया उसको फैक्टोरियल, सॉरी फैक्ट नाम का। एंड उसके बाद मैंने एक लाइन को प्रिंट करवाया और उससे एक वैल्यू ले ली यूजर से, उसको मैंने एन में स्टोर करवा दी, इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर वो वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी। उसके बाद मैंने एक जो फैक्ट नाम का जो सेकंड डब्बा था उसके अंदर वैल्यू देनी है। अब क्या वैल्यू देनी है सर, मैंने एक काम किया, मैंने किया सर फैक्ट, ठीक है, फैक्ट और एन, मैंने उसके अंदर वो वैल्यू दे दी। कौन सी वैल्यू, मैंने यहाँ पर एक कॉल लगा दिया फैक्ट नाम के फंक्शन को और उसके अंदर एन जो वैल्यू हमने डाली थी वो दे दी, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को लास्ट में एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, रिटर्न 0, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट लिया है तो मेरे को रिटर्न RETURN, सही है यार, गलत कहाँ है, ओके, ठीक है। कोई एरर, हाँ कोई एरर नहीं है अभी के लिए। तो देखो अब हमें करना क्या है, मैंने वैल्यू तो डालकर इसको दे दी, अब इस फंक्शन को भी काम करवाना है, इस फंक्शन का काम करवाना है। तो हम चाहते हैं हम नीचे करें इस काम को, लॉन्ग इंट नाम का फंक्शन है, ठीक है, और फैक्ट है ये, और एक पैरामीटर है एन नाम का,
चलो काम करते हैं सर इसके अंदर, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो सर, सबसे पहले बात आती है हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना है। वो क्या होता है, हमें एक वेरिएबल ले लेता है इंट फाइनल, इंट फाइनल नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं सर। अब फाइनल के अंदर वैल्यू क्या होगी सर, फाइनल के अंदर वैल्यू होगी, फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना है तो मान लो n इंटू में फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ठीक, ओके, हो गया, ये हो गया। RETURN रिटर्न। अब क्या होगा देखो सर, मैंने क्या किया, एक बार इसको थोड़ा सा बंद करेंगे एंड इस कोड को भी समझने की कोशिश करेंगे कि यार यहाँ पर हुआ क्या। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। अब देखो, सबसे पहले ये सब चीज़ें आपने समझ ली। मैंने यहाँ पर फैक्ट के अंदर एक वैल्यू डाली, कौन सी, ये वाली। तो जैसे ही मैं इसके अंदर मान लो 5 एंटर कर रहा हूँ, मैंने जैसे फैक्ट को 5 दिया, अब ये क्या करेगा, जैसे इसको कॉल लगाई तो ये ढूंढेगा, यहाँ पर देखेगा हाँ भाई एक फंक्शन है, ऐसा कुछ फंक्शन है, तो यहाँ पर जाएगा, इस फंक्शन को ढूंढेगा, इसके अंदर लेके जाएगा, तो यहाँ पर जो n है इसको एक वैल्यू दे देगा 5, 5 दे दी। ठीक है, अब इसके अंदर गया, इसने एक फाइनल नाम का डब्बा बना दिया। अब फाइनल डब्बे के अंदर इसने क्या वैल्यू दे दी, इसने दे दी कि n इंटू में फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, यानी कि मैंने 5 डाला था तो फाइनल के अंदर इसने एक वैल्यू दी 5 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ 5-1 यानी 4। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पर देखा 5 इंटू में 5 माइनस का 4 यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 4, तो जैसे इस लाइन को पढ़ेगा ये नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद ये क्या करेगा, ये इसको पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पर जाने के बाद ये इसके अंदर जाएगा फैक्ट 4। जैसे फैक्ट 4 मिलेगा तो यहाँ पर देखा एक फिर एक डब्बा बनाएगा फाइनल नाम का, एंड उसके अंदर क्या करेगा 4 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, 4-1 यानी 3। तो अब ये वापस यहाँ पर पहुँचेगा और वापस इसके अंदर वैल्यू आ गई 3, वे 3 को कैलकुलेट करेगा, फिर वापस जाएगा ऊपर, फिर वापस जाएगा, घूमते रहेगा जब तक इसको कोई एक बेस केस नहीं मिल जाता। अब बेस केस हमने क्या बताया था कि सर फैक्टोरियल के केस में बेस केस होता है 0 और 1, 0 और 1। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सर इफ़, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सर इफ़, क्या इफ़, एक सेकेंड रुको यार, क्या है, ओके, इन फाइनल, हाँ मैं लिखूँगा सर इफ़, क्या सर, अगर जो n की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एक सेकेंड, और n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो सर आप क्या कर दो, रिटर्न 1 कर दो, साथ में कर दो RETURN रिटर्न 1। ठीक है सर, अब इसका मतलब क्या है भैया, देखो ये रिटर्न 1 की तो स्टेटमेंट जब ही एग्जीक्यूट होगी ना, कब, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, या तो वैल्यू उसकी 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। तो अब अभी हम 3 तक पहुंच चुके हैं। अब देखो क्या काम होगा वहाँ पर, सीधी सी बेसिक सी बात बता देता हूँ, एक सेकेंड होल्ड करो यार, अब इसको वापस से चार्ज लगाता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या काम होगा, ये करेगा सर, जैसे 3 पर आ चुका, अब ये वापस ऊपर जाएगा 3 की वैल्यू लेकर। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो चुकी है, अब ये 3 की वैल्यू है तो ये चेक करेगा 3 है इक्वल टू 0 है, नहीं, 1 है, नहीं, कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर जाएगा फिर एक डब्बा बनाएगा एंड उसके अंदर वैल्यू होगी 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, अब 2 को चेक करेगा तो नहीं, तो यहाँ पर लिखेगा 2 इंटू 1, वापस ऊपर जाएगा, चेक 1, n की वैल्यू 1 है, 0 तो नहीं है, 1 है, हाँ जी हाँ, तो रिटर्न कर देगा 1। तो यहाँ पर घुमाए कर यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी 1, तो 2 इंटू में 1 आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, 2 इंटू 1 क्या होता है 3, वो वापस उल्टा जाएगा, वो कहेगा सर मेरी वैल्यू 3 है, 2 का फैक्टोरियल बोलेगा मेरी वैल्यू 3 है, तो ऐसे घूमता 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 वहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, एंड ये वैल्यू मैंने रिटर्न कर दी किसको, जब ये वापस घुमा कर अपनी सारी चीज़ें कर कर वापस आएगा, तो यहाँ पर एक फाइनल वैल्यू जो मिलेगी हमें, वो कैलकुलेट होकर किसको चली जाएगी, वो यहाँ पर एक फैक्ट नाम के वेरिएबल को दे दी मैंने, और फैक्ट नाम का वेरिएबल क्या करेगा, प्रिंट ऑफ कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। अब देखते हैं सर इसको रन कर कर ये हमारा कोड है रन होता नहीं होता। तो फाइनल नाम का जो मैंने वैल्यू दी वो मेरे को लॉन्ग इंट देनी है यार इसको। ठीक है, लॉन्ग इंट कर देता है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को रन करने की कोशिश करूँगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास, कोई एरर तो नहीं है।
ओके, सक्सेसफुली EXE फाइल तो बन चुकी है, यानी अभी तक तो शायद कोई एरर अभी आया नहीं है। ओके, तो देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है। ओके ओके, वेट वेट। ओके, ये हमसे एक नंबर मांग रहा है, तो सर मैं क्या करता हूँ, 5 डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो देखो द फैक्टोरियल इज 20, सॉरी 120। ठीक है, मैं इसको वापस से रन करूँगा। ओके, ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। ओके, वेट करते हैं। ये हमसे फिर से वैल्यू मांग रहा है, और इसको मैं इस बार 10 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, सॉरी 10 वैल्यू दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू इसने ला कर दी मेरे को 362800। मेरे को नहीं पता यार क्या है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, तो अब चेक कर लेना। तो ऐसे करके वैल्यू कैलकुलेट करके हमें ला कर दे देगा। ठीक है, तो इसको यार रिकर्जन की हेल्प से किया है हमने। ठीक है, आप कहेंगे सर बड़ा है, बड़ा मतलब बड़ा कोड है, बट कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये एक बेसिक सा केस है, देखो। अब उसके अंदर क्या होता है, अगर लूप चलाएंगे ना, तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 1, बहुत मतलब ज़्यादा बार एक बार डिटेल में करना, इन चीज़ को नोटबुक में लिखना कि हाँ भाई इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में क्या हो रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है, तो देन आपको ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये केस जो होता है ना, ये 4 लाइन ही बहुत छोटा होता है। अब मेरे को जब भी किसी भी कोड के अंदर मेरे को फैक्टोरियल निकालना होगा 2 नंबर का 1 नंबर का, तो मैं बेसिक सी इस कोड है, इस कोड का यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ पर सिंपल सी है, एक फैक्ट नाम का फंक्शन के अंदर एक वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, वो मेरे को डायरेक्टली उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। मेरे को ये लाइनें वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है कि एक और हमारे पास क्या बोलते हैं, कोड होता है। कोड मतलब कि एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? सर हमारे पास एक फेबोनाची सीरीज़। ओके सर, फेबोनाची सीरीज़ क्या होती है? देखो भाई, बात आती है वहाँ पर जो करंट नंबर होता है ना, वो एक सम होता है किसका, प्रीवियस 2 नंबर का। यानी कि देखो, स्टार्टिंग के अंदर गिनती स्टार्ट करता है 0 से, नेक्स्ट होता है 0, सॉरी 1 होता है, और उससे अगला क्या होगा, 0 + 1 क्या होता है 1। ठीक है, एंड ये 2 आया, 2 कैसे होगा, 1 + 1 क्या होता है 2, एंड 1 + 2 = 3, 2 + 5, 2 + 3 = 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, ऐसे करके। यानी कि जो करंट टर्म होती है वो सम होता है प्रीवियस टर्म का। अब हमें ये कोड या फिर ये सीरीज निकालनी है किसके जरिए, रिकर्जन के जरिए। तो ठीक है सर, निकालेंगे। तो अब बेसिक सी बात है, कैसे निकाल सकते हैं सर? इसने मेरे को सर एक आइडिया बताया, लॉजिक बताया। अब लॉजिक क्या होता है सर, उसको सोल्व करने का तरीका कैसे सर, कैसे कर सकते हैं? इसने कहा भाई एक काम करो आप। हाँ जी सर बताइए, क्या काम कर सकते हैं हम? ओके, तो सर इसने मेरे को ये कहा, आप इनपुट नंबर ऑफ फेबोनाची ट्रम, यूजर से इनपुट ले लो कि उसको कितने ट्रम की फेबोनाची सीरीज चाहिए। ठीक है, 5 10 15 20, कितनी उसकी मर्जी है वो कितने डाले। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, सॉरी 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 सर, उसके बाद डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूँगा। उसके बाद आपको करना है डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज 3 वेरिएबल। आपको 3 वेरिएबल बनाने हैं, 3 डब्बे बनाने हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, फेबोनाची मैजिक इनिशियलाइजेशन। ओवरऑल है, ये बता रहा है कि आपको 3 डब्बे लेने हैं। ठीक है, ज़्यादा ध्यान मत दो। उसके बाद हियर सी इज द करंट ट्रम। अब सी क्या है, करंट ट्रम है। अब ए बी सी 3 डब्बे बनाए हैं, और उनको वैल्यू देख लो, ए को 0 देनी है, बी को 1 देनी है, एंड सी को 0 देनी है। ठीक है, अब जो सी है वो करंट ट्रम है। ठीक है, तो अब सीधी सी बेसिक सी बात आती है, जब सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, सी की वैल्यू जब भी निकालने की कोशिश करेंगे, सी = ए प्लस में बी होता है, ए प्लस में बी। ठीक है, क्योंकि एन ट्रम, सॉरी n-1, सॉरी यार, मतलब कि लास्ट जो टर्म होती है उनका सम होता है n-1th टर्म, n-2th टर्म। ठीक है, इतना दिमाग में रखो। अब एक लूप चलाओ सर, आप लूप चलाओ। लूप के अंदर क्या कर सकते हो, लूप के अंदर आपको करना है, लूप कब तक चलाना है, जो एन जो मतलब यूज़र मांग रहा है, यानी कि यार सर मेरे को 10 टर्म तक फेबोनाची सीरीज चाहिए, तो आपको 10 टर्म तक उसको चलाना है। ठीक है, इतना दिमाग में रखो, 10 बार तक चलाना है। ठीक है, एंड उसके बाद इनसाइड द लूप क्या आपको काम करवाना है, आपको जो n-1th टर्म है, ठीक है, और जो n-2th टर्म है, ठीक है, उनकी चेंजिंग करनी है। क्या करनी है, a = b कर देना है। ठीक है, एंड जो b = c कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद c = a + b कर देना है। ये चीज़ें हमें करनी है, एंड आपको वो सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगी सर, चलते हैं। ठीक है, एंड एक कोड हम देखते हैं फैबो के नाम से। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने 3 डब्बे बनाए सर। ठीक है, 3 डब्बे बना दिए, ए बी सी एंड एक आई नाम से। आई किस लिए, मेरे को लूप चलाना है उसके लिए। ठीक है, तो ये रिकर्जन नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, बेसिक सा खुद सोल्व कर रहा हूँ, नॉर्मल एक कोड लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट लिया कि सर आपको कितने नंबर की सीरीज चाहिए, उसको मैंने स्टोर करवा दिया ट्रम्स नाम के डब्बे में।
ठीक है, एक टर्म्स नाम का डब्बा है, उसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया। उसके बाद मैंने 3 डब्बे जो थे मेरे उनको वैल्यू असाइन कर दी, ए को 0, बी को 1, सी को 0। सर क्यों की बताऊंगा, सब्र करो थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट किया फिबोनाची ट्रम्स, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ये लाइन आई, उसके बाद ये इस पर पहुंचेगा लूप पर। लूप पहुंचने के बाद इसने चेक किया, जैसे मैंने उसको अगर वैल्यू दे दी 10, ठीक है, मेरे को 10 सीरीज चाहिए, 10 नंबरों की सीरीज चाहिए, तो चेक करेगा आई इक्वल टू, मतलब छोटा तो नहीं है 10 से, सर आई छोटा है अभी 10 से, ठीक है छोटा है, तो आप एक काम करो, रन करो प्रिंट एफ %d, क्या वैल्यू रन होगी यहाँ पर, सी की। अब मैंने सी क्या डिफाइन किया, मतलब क्या प्रिंट होगा, सी प्रिंट होगा। सी की वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग में वैल्यू होगी 0 प्रिंट हो चुकी है सर, वेल एंड गुड। उसके बाद ये चेक करेगा, ए के अंदर बी की वैल्यू डाल देगा, बी की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 0। बी की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 की हुई है, तो सी की वैल्यू 0 की हुई है, तो बी के अंदर सी की वैल्यू आ जाएगी। और सी क्या होगा, ए प्लस बी। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सी की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 0 हमारे पास आ चुका है। ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी अब 1 और बी के अंदर वैल्यू आ जाएगी 0। और सी के अंदर क्या वैल्यू होगी, ए कितना है 1, ठीक है, एंड बी प्लस में 0, बी कितना है 0, तो 1 प्लस में 0 कितना हुआ 1, ठीक है, तो वो 1 प्रिंट, वो 1 मतलब ओवरऑल है कि सी के अंदर वैल्यू आ गई 1। वापस लूप के ऊपर जाएगा, चेक करेगा जो आई की वैल्यू है, ठीक है, सॉरी ट्रम की जो वैल्यू है 10, ठीक है, और यहाँ पर आई वैल्यू होगी 2, ठीक है, तो 2 छोटा है या फिर बड़ा है ट्रम से, तो कह सर अभी छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप चलने दो। वापस प्रिंट करेगा सी की वैल्यू है क्या, सी की वैल्यू है ये, क्या है 0 प्लस में 1, तो ओवरऑल यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद प्लस में 1 प्रिंट हुआ। अब ए के अंदर वैल्यू जाएगी बी की, तो ए के अंदर बी की वैल्यू जाएगी, पहले ए कितना था 1 हो गया था, ठीक है, अब बी कितना हो गया था 0, तो ए के अंदर हम डाल देंगे अब 0, बी के अंदर हम डाल देंगे कितना, सॉरी ए के अंदर हम डाल देंगे 1 डालेंगे, 0 डालेंगे, एक सेकेंड वेट करो यार, बी के अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं 0, ओके, तो ए के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे कितनी, जो हमारे पास बी की वैल्यू अभी हमारे पास 0 थी, तो ए के अंदर हम 0 डाल देंगे और बी के अंदर हम डाल देंगे सी की वैल्यू, ठीक है। अब सी की वैल्यू कितनी है, सर सी की वैल्यू अभी 1 है, ठीक है, 1 है, और ठीक है सर 1 है, और सी प्रिंट कर देंगे, सी की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस में 1, कितनी होती है 1, ठीक है, तो प्रिंट क्या होगा 0 प्लस में 1, सॉरी 0,1,1, ठीक है। एक बार रुको यार, इसको रन करते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको यार, एक सेकंड रुको, नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे को पता है, रुको 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 समझाता हूँ यार। ये चीज़ है ना नोटबुक में ज़्यादा समझ में आती है, कोड तो ठीक है रन हो रहा है, बट एनीवे ठीक है। ये मेरे से पूछ रहा है, मेरे को 10 नंबर की फिबोनाची सीरीज चाहिए भाई, एंटर कर देता हूँ। अब देखो ये आया, अब सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले इस कोड को रन करेगा, रन कैसे करेगा, ये वैल्यू मैंने असाइन कर दी, उसके बाद लूप चलेगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा सर सी कितना है 0 प्रिंट हो गया, ये देखो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद वो ए के अंदर डाल देगा बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ए की इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बी इक्वल टू हो जाएगा सी की वैल्यू 0 है, तो बी इक्वल टू 0, ठीक है, और सी क्या होगा 1 प्लस में 0 1 हो गया। अब वो घुमा कर वापस आएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस में 0 जो कि हमारे पास सी की वैल्यू थी वो प्रिंट करवा देगा, तो 1 हो गई। तो यहाँ पर ए के अंदर बी की वैल्यू डालेगा, ए के अंदर क्या है, ए के अंदर 1 डाल देगा, सॉरी 0 डालेगा, क्यों डालेगा, क्योंकि हमने सर बी की वैल्यू अभी 0 कर दी थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसके बाद बी को वैल्यू कर देगा सी वाली असाइन, सी को क्या था 1 था, तो अब सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 प्लस में 0, और ओवरऑल सी की वैल्यू फिर से 1 आ गई, और सर ठीक है 1 आ गई। अब फिर से घूमकर ऊपर जाएगा और सी की वैल्यू प्रिंट करवा देगा 1। अब बात आती है ए के अंदर वैल्यू डालेगा बी की, बी के अंदर वैल्यू है 1, ठीक है, तो ए के अंदर 1 डाल देगा, ठीक है। देखो बी की वैल्यू, ये देखो यार यहाँ पर देखो, आप देखो सबसे पहले ये 3 टर्म आ चुकी है हमारे पास, इतना दिमाग में रखो 3 टर्म आ चुकी है। उसके बाद अब ये जो थर्ड टर्म है हमारे पास, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्या करेगा सर दिस टर्म प्लस में दिस टर्म क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है, यानी कि ए के अंदर डाल दो 1, बी के अंदर डाल दो 1 एंड उसके बाद इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर से घुमा कर आएगा, अब देखो ए की वैल्यू तो 1 थी और बी की वैल्यू भी 1 थी, सी की वैल्यू 2 थी। अब ये क्या काम करेगा, टर्म को चेंज कर देगा, जो नंबर है वो नंबर चेंज कर देगा नेक्स्ट टर्म के लिए, यानी इसको ए बना देगा, इसको बी बना देगा, ठीक है, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर जाएंगे तो इसको ए बनाएगा, इसको बी बनाएगा, मतलब ये बी था अब इसको ए बना देगा, ठीक है, और ये सी था इसको बी बना देगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे जब 5 आ जाएगा,
ये फिर वैसे काम करेगा, ये काम करेगा, बी को ए फिर बनाएगा और जो सी था उसको बी में डाल देगा। ठीक है, तो 3 + 5 8 हो जाएगा। ये फिर वही काम करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर 5 जो कि हमारे पास अभी बी था उसको ए में डाल देगा। ठीक है, और जो बी था सॉरी है, और जो बी की वैल्यू है उसके अंदर सी की वैल्यू डाल देगा एंड उसको 13 प्रिंट कर देगा। ऐसे काम करता है यार ये। देखो मैंने कोशिश की, इससे ज़्यादा शायद मुझसे भी नहीं हो पाएगा, मैं कैसे समझाऊँ आपको। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास रिकर्जन के ज़रिए ये काम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कोशिश कर सकता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन को ढूंढेंगे। ओके, ये मेन रहा हमारा। इंट एन नाम का एक हमने डब्बा बनाया, हमने यूज़र से इनपुट लिया, उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, कितने नंबर की सीरीज चाहिए, हमने एक प्रिंट एफ फिबो नाम का एक फंक्शन बनाया। तो ढूंढते हैं इस फंक्शन को, कहाँ है ये। तो देखो सर ये मिल गया हमें, इसने इसको ऊपर ही लिखा हुआ है तो इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो बेसिक सी बात है। इसके अंदर हमने एन यानी कि 10 डाल के दे दिया, एन की वैल्यू हम 5 मान के चलते हैं यार। ठीक है, तो इसने इसको 5 डाल के दे दिया। चेक करेगा सर, यहाँ पर इसको बेस केस बनाने पड़े। अब क्यों बनाने पड़े बेस केस, अगर एन की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 1 से नीचे है, यानी नेगेटिव में है या फिर 0 है, उसकी कोई फिबोनाची सीरीज नहीं होती, इनवैलिड नंबर ऑफ टर्म शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद इसने चेक किया, इसने क्या चेक किया, इसने चेक किया एन की वैल्यू 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 है तो उसकी वैल्यू होती 0। ठीक है, आप सभी को इस बात का पता हुआ है। एक सेकेंड में, कहाँ, यहाँ कोड के अंदर देखते ना यार। ओके, वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, 0 होती है। सेकेंड टर्म हमें पता है सर वो क्या होती है, 0,1। अगर वहाँ पर 2 नंबर की पूछ रहा है तो 0,1 होती है। अगर वो हमसे पूछ रहा है 3, क्या पूछ रहा है 3, तो हमने यहाँ पर बेसिक से एक काम किया, हमने प्रिंट एफ %d और d 0,1। ठीक है, ये हमने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने कोड लगा दी 3 डालकर, किसको, फिब नाम के फंक्शन को। ये पहुँचेगा फिब नाम के फंक्शन को, ढूंढेगा यहाँ पर। अब इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है आपकी 3, चेक करेगा 3 जो एन की वैल्यू है वो लेस देन 3 तो नहीं है, नहीं सर लेस देन 3 नहीं है, तो सीधी सी बात है एग्जीक्यूट करेगा। अगर इससे छोटी है तो रिटर्न कर देगा, कोई एरर शो कर देगा। बट अगर यहाँ पर चेक कर रहा है इक्वल टू 3 है तो हाँ जी ठीक है, कंडीशन मतलब फॉल्स हो रही है, रन नहीं होगा, वो इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया है यहाँ पर, इसने 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं, प्रीवियस 1 प्रीवियस 2, मतलब पहली 1 टर्म पहली 2 टर्म। ठीक है, ए और बी मान के चलो, लास्ट एक ये टर्म एक ये टर्म। ठीक है, तो जो और एफ एन क्या है, फाइनल टर्म। तो फाइनल टर्म के अंदर 2 वैल्यू डाल देगी। इसने देखो यहाँ पर ये किया हुआ है, इसने प्रीवियस इसको 2 को 0 दिया हुआ है, मतलब बी को 0 दिया हुआ है एंड ए को 1 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने वहाँ पर क्या किया था, मैंने ए को 0 दिया था, बी को 1 दिया था। ठीक है, इसने उल्टा किया हुआ है, बस इसे फिर उल्टा किया हो तो क्या होगा, मैंने वहाँ पर क्या किया था, ए के अंदर बी की वैल्यू डाली थी और बी के अंदर फाइनल डाली थी। बट ये भाई साहब क्या करेगा, अब सेकंड के अंदर ए की वैल्यू डाल देगा। ठीक है, और ए के अंदर फाइनल की वैल्यू डाल देगा। बस ये ऐसे काम करेगा। कोड को एक बार समझने की कोशिश करना कि कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है। तो देखो अब प्रीवियस 1 की वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 आएगा। प्रीवियस 2 की वैल्यू है 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 प्लस में 0 कितना होता है भाई, 1 प्लस में 0 कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, वो वहाँ पर 1 प्रिंट कर देगा। अब देखो अभी तक क्या काम हुआ, अभी तक प्रिंट हो चुके हैं 0 और 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक 1 और प्रिंट हो जाएगा, 1 और प्रिंट हो जाएगा, वो यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगा, एफ एन नाम है। देखो ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद इसने क्या किया, 2 को वैल्यू दे दी 1, 1 वाली, तो 1 के अंदर वैल्यू है 1, 2 को 1 दे दी एंड प्रीवियस 1 के अंदर फाइनल वैल्यू दे दी। फाइनल वैल्यू अभी क्या है हमारे पास, 1 ही है। ठीक है, तो 1 और 2 के अंदर वैल्यू होगी 1 और 1। ठीक है, प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 के अंदर वैल्यू है 1 और 1। ठीक है, उसके बाद इसने प्रीवियस फाइनल जो टर्म थी उसको प्रिंट करवा दिया, जो कि हमारे पास अभी 1 आई थी। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या हो चुकी, 0,1,1 तक तो आ चुकी है। इसने रिटर्न करके वापस से उसको कॉल लगा दी n-1। ठीक है, तो वापस वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वापस वहाँ पर जाएगा। तो अब यहाँ पर चेक करेगा, अगर मैं 3 टर्म तक डालूंगा ना, 3 टर्म तक डालूंगा, तो बेसिक सी बात यही है सर कि उसको चेक करेगा। ये 3 से छोटा है तो ये डायरेक्टली यहीं तक रिटर्न कर देगा। बट अगर मैं 10 वैल्यू डाल रहा हूँ तो वापस उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो इसको फिर से रन करेगा, रन करने के बाद वैल्यू असाइन करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। ठीक है, यही इसके अंदर काम होता है। रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है, एक सेकंड वेट कर लेते हैं। ओके, तो ये रन हो चुका है। हमसे नंबर पूछ रहा है, मैंने 10 डाल के एंटर कर दिया।
ओके, तो देखो ये फिबोनाची सीरीज हो चुकी है। इतना दिमाग में रखो यार, जो करंट टर्म है ना वो लास्ट टू टर्म का सम होता है। मैंने पहला इसको ए माना, इसको बी माना। अगर मेरे को सी टर्म चाहिए ना, मेरे को ए प्लस बी करना पड़ेगा, जो सी आएगा। ठीक है, अब मैं इसको ए मानूंगा, इसको बी मानूंगा। ठीक है, अब मेरे को फिर से सी चाहिए तो मैं इन दोनों का ऐड कर दूंगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को फिर से सी चाहिए तो मैं इसको ए करूँगा, इसको बी करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को फिर से सी चाहिए तो इसको ए, इसको बी बोलो एंड दोनों को ऐड करो, सी आ जाएगा। ऐसे काम होता है। ठीक है, तो ये रिकर्जन का कोड था, एक स्क्रीनशॉट ले सकता आपको, बाकी मैं कोड प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है भैया, दो कोड आपको करवाए हैं, रिकर्जन का एंड एक फैक्टोरियल का। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे यार, बस ये चीज़ें लिख भी आएंगे तो 4-5 नंबर तो वैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी एक कोड और है, एक्रीमैन कुछ नाम से है, तो वो मैं आपको लास्ट एक नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो अभी के लिए गाइस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा बाय बाय।